आदाब में हूं रज़ा शाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से ये अहम खबर है। आपको बता दें, लॉकडाउन में तोसी की गई है। 31 मई तक लॉकडाउन में तोसी की गई है। महाराष्ट्र के तमाम कंटेनमेंट जोन में तोसी की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है। 30,000 से ज्यादा अफराद कोरोना के मरीज है। रियासत में कोरोना से 11,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी लीडर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब मलिक साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। नवाब मलिक साहब, दुरुस्त कर दूं, आपने खबर पढ़ते समय एक गलत खबर पढ़ दी जी। 1100 लोगों का इंतकाल हुआ है। आपने 11,000 लोग बता दिए। लोगों में पैनिक पैदा हो जाएगा। पहले आप उसको दुरुस्त कर लें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, माजरत चाहेंगे। जिस तरह से नवाब मलिक साहब ने कहा कि एक मिस्टेक को हुई है, उसके लिए माजरत चाहेंगे। नवाब मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ते ही जा रहे हैं महाराष्ट्र में, इसको लेकर अब हुकूमत ने फैसला लिया है कि 31 मई तक जो है लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा। कितना अहम फैसला है, और खास तौर से अब जबकि ईद का मौका है, ऐसे में लोग जो है घरों से बाहर आ रहे हैं, शॉपिंग की कोशिशें हो रही हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए लॉकडाउन कितना जरूरी है? देखिए, एहतियाती तदाबीर के तहत ही लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने देखा, लगभग 30,000 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। 1100 मौतें हुई हैं जी। लेकिन साथ ही साथ लगभग 3 लाख के करीब हम लोगों ने टेस्टिंग भी करने का काम किया। जितने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, उतने बड़े पैमाने पे लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है और 6,000 के करीब लोगों को डिस्चार्ज भी दिया है जी। लेकिन जिस तरह से मुंबई हो या जो बड़े शहर हैं, पूना हो, औरंगाबाद हो, थाने हो, तो यहाँ इन शहरों में बड़े पैमाने पे यहाँ पे मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं जी। और अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया और ये खुले छोड़ दिए गए जी, तो हमारे महाराष्ट्र के जो इजला है, जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह के हालात नहीं है जी। और पूरी तरह से खोल दिया गया तो हमें लगता है कि शहरों से निकल के जो ये बीमारों का एक नंबर है, वो कहीं ना कहीं देहातों में फैल सकता है और कहीं ना कहीं आइसोलेट किए बिना इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता। तो हमें लगता है सोच समझ के ये फैसला लिया है एहतियात के तौर पे। जहाँ तक ईद का सवाल है, लोगों ने खुद तय किया है। हम लोगों में तो अपनी उम्र का मिनिस्टर हूँ, मुझे लोग लगातार फोन करते हैं कि ईद से पहले लॉकडाउन न खोला जाए। ऐसे ही खास करके मुसलमानों के बहुत सारे सुझाव या उनके सजेशंस आते रहे हैं। हमें लगता है लोग मेंटली तौर पर तैयार हैं कि ईद की शॉपिंग ना हो, ईद की खरीदारी ना हो। लोग खुद चाहते हैं। हमें लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है और जो कि लॉकडाउन है, लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों को एहतियात से उनकी जिंदगी बचाने के लिए फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त नाजरीन महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर और मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख साहब, कांग्रेस लीडर, जुड़ चुके हैं। असलम शेख साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। असलम शेख साहब, अगर महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, तो मुंबई महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट है। ऐसे में जहां पर मुंबई में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है, तो जो लॉकडाउन में एक्सटेंड हुआ है, क्या ये सिचुएशन कंट्रोल कर पाएगा? असलम साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? असलम साहब, आपसे यही जानना चाहते हैं कि मुंबई में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में केसेस है, काफी ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं मुंबई में। ऐसे में लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, किस हद तक कंट्रोल कर पाएगा? असलम शेख साहब से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि मुंबई में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और खासतौर से अगर वहां पर स्लम एरियाज की बात करें, तो वहां पर भी जो केसेस है तेजी से बढ़ रहे हैं,
क्यों कंट्रोल नहीं हो पाया सिचुएशन अर्ली स्टेज में ही, और क्या अब लॉकडाउन को एक्सटेंड करना, जहां पर अब सेंटर जो है वो छूट देने की बात कर रही है, ढील देने की बात कर रही है, पर इस स्टेज पर आकर लॉकडाउन को एक्सटेंड करना क्या कंट्रोल पर कर पाएगा और किस हद तक कर पाएगा? देखिए, मुंबई शहर का एक ज्योग्राफिकल आप देखो तो दूसरे शहरों से या दूसरे राज्यों में ऐसे शहर मिलेंगे नहीं जी। मुंबई शहर जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जी। और डे 1 से जो है इसके ऊपर जो है खास करके नजर रखी हुई थी, और अभी तक का स्थिति को जो है वो बाहर नहीं कहा जा सकता। आप देखिए कि हमारे पास सारे हॉस्पिटल उपलब्ध है, हमारे पास अभी भी आईसीयू उपलब्ध है, हमने नए नए और हॉस्पिटल तैयार कर दिए जी। हमने करीबन कल ही जो है वो 1000 बेड का हॉस्पिटल हमने MMRDA ग्राउंड में शुरू किया। हमारा 300 बेड का जो है रेस कोर्स में शुरू है। हमारा 2600 बेड का जो है वो एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में है। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि पेशेंट नहीं बढ़ रहे, हम प्रिकॉशनली बना रहे हैं। और लॉकडाउन बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि मुंबई शहर में कई लाख माइग्रेंट वर्कर थे जो अब आस्ते आस्ते जाना शुरू हुए हैं। ये भी थोड़ा सा उनमें ये था, और इतनी बड़ी संख्या के लोगों को इतने में आइडेंटिफाई करना, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, और उसी सही जगह पे सही सोच है, सही तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं जी। तो जिस तरह से सिचुएशन भी हो रही है, आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जो है तैयारियां की जा रही है, लेकिन क्या ये तैयारियां काफ़ी है? क्या जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए इतनी तैयारियां काफ़ी हैं, या मजीद अभी और भी तैयारियां करना ज़रूरी है? देखिए, जिस तरीके से ये हमारे देश में जो है ना ट्रांसमिशन का दौर है जी, और मुंबई शहर के आपको ज़्यादा पेशेंट इनपे दिखाई दे रहे हैं कि मुंबई शहर में हम जाँच भी ज़्यादा कर रहे हैं जी। हमारी मुंबई शहर की जाँच अगर खाली आप देखेंगे तो बाकी के आजू बाजू के राज्यों में से सबसे ज़्यादा खाली मुंबई शहर में हमने किया है। अब इससे हमारा दिखने में तो ये पेशेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब इसको कंट्रोलेशन में आएगा तो आप देखना कि मुंबई शहर जो है सबसे आगे कंट्रोल करने में रहेगा। क्योंकि हम जब ज्यादा लोगों को पेशेंट करेंगे और उनको एडमिट करेंगे, पर उनको क्वारंटीन करेंगे या उनको क्वारंटाइन सेंटर में लाएंगे, तो सही दिशा में हम जा रहे हैं। और बाकी अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे और ज्यादा वक्त खराब होने का इंतजार करेंगे जैसे कुछ राज्यों में हो रहा है, तो उससे कुछ होना नहीं है जी। रोग को छुपाने से जो है वो फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा हम कर ले जाएंगे, जितना ज्यादा हम लोगों के बीच में पहुंच जाएंगे, जितने ज्यादा हम तजुर्बे यूज करेंगे, तो ज्यादा जल्दी हमें इसमें जो सहूलत मिलेगी। बिल्कुल। नवाब मलिक साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जो माइनॉरिटी एरियाज है, चाहे वो धारावी की बात करें या दीगर जगहों की बात करें, वहाँ पर हमने देखा कि तेज़ी से केसेस फैल रहे हैं। एक तो ये कि काफ़ी कंजस्टेड एरियाज़ है, दूसरा ये भी लेकिन वहाँ पर सहूलतों का काफ़ी ज़्यादा फुकदान है, फैसिलिटीज़ सही से नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में किस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं? असलम शेख हूँ, मुंबई का गार्डियन मिनिस्टर। मैं आपको बता दूं कि मुंबई शहर के अंदर जितने इस तरीके के जो स्लम है, माइनॉरिटीज के जो स्लम है, उसमें जो है खास तौर पे जो ध्यान रखा गया, और माह रमजान को ध्यान में रखते हुए हमने महानगर पालिका के माध्यम से करीबन 3 लाख जो है रोजगारों को किट अपना सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो भी हॉटस्पॉट एरिया हो वो वहाँ से बाहर ना निकले। उसके अलावा जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट बना है, चाहे वो एरिया हो या ना हो, वहाँ खाना भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं, राशन भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन हो गया करीबन 1.5 महीना होगा, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी वारदात नहीं, राशन की वजह से या खाने की वजह से कोई दिक्कत हो या किसी की जान गई। जी बिल्कुल। असलम साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नवाब मलिक साहब, जिस तरह से माइनॉरिटी एरियाज़ की बात हो रही है, तो माइनॉरिटी एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पाई जा रही हैं। लोगों को कई तरह की परेशानियां सिर्फ इसकी नहीं कि जगह कंजस्टेड है और सहूलतें नहीं हैं, पर रोज़गार की भी प्रॉब्लम है। ऐसे में हर इस सिचुएशन से किस तरह से डील किया जा रहा है, कैसे कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को जो है इनकी जो परेशानियां हैं, जो कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी एड्रेस किया जाए, और इनके रोजगार के रिलेटेड जो भी है उसको भी एड्रेस किया जाए, ताकि कोई भूखा ना रह सके। जी नवाब मलिक साहब। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कोरोना को लेके कि लोगों को डिटेक्ट किया जाए, जी इलाज हो और बीमारी बड़े पैमाने पे न फैले। साथ ही साथ जहाँ तक सवाल है रोजगार का, जी
अब जो भी हमारे बिल्कुल रेड जोन है वहाँ पे तो एक्टिविटी शुरू नहीं की जा सकती जी, लेकिन जहाँ पे ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, वहाँ पे जो सरकारी ठेकेदार हैं जी, उनके कामों को शुरू करने की परमिशन दी गई है, इंडस्ट्री को शुरू करने की परमिशन दी गई है, रोजगार हामी योजना जो मनरेगा है उस पे काम करने की परमिशन दी गई। तो बड़े पैमाने पे जहाँ पे कम कंटेनमेंट है वहाँ पे कुछ चीजों को शुरू करने का काम किया गया है। जी, लेकिन ये भी बात सच है कि शहरों में जो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं या इस तरह के जो हर दिन कमाने वाले लोग हैं उनकी बड़े पैमाने पे परेशानियां हैं। केंद्र सरकार ने कुछ ऐलान किए लेकिन उससे मामला हल नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं बड़े जी। पैमाने पे जो बेरोजगारी है उसको एड्रेस करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बैठी थी जी, और अगले हफ्ते में कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से होगा। बिल्कुल। नवाब मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में आलमी वबा थमने का नाम नहीं ले रही है। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1500 के पार हो गई है। शनिचर को एक दिन में कोरोना वायरस के 55 नए केस पॉजिटिव सामने आए हैं। उनमें 43 का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद हदूद से बताया गया है। पुराने शहर में मादनापेट के एक अपार्टमेंट 23 मामले सामने आए हैं। उसके अलावा 2 पॉजिटिव केस रंगारेड्डी से आए हैं और 4 तारिके वतन मजदूरों के हैं। संगारेड्डी में 2 गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की तौसीक हुई है। इसी तरह जगतियाल से 2 और जनगांव और मर्चियाल से 1 कोरोना पॉजिटिव केसेस की इत्तला है। रियासती हुकूमत के एक बुलेटिन में कहा गया कि दूसरी रियासतों से कसीर तादाद में लोग तेलंगाना पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें भी कोरोना पाया जा रहा है। इसके अलावा बैरून मुल्क से आने वाले भी इससे मुतासिर पाए गए हैं। हुकूमत ने कहा कि दूसरी रियासतों से सड़क और रेल के रास्ते से आने वाले अफराद की एंट्री पॉइंट्स पर स्क्रीनिंग की जा रही है। तेलंगाना के बेशतर अजला कोरोना वायरस से अमन नजात हासिल कर चुके हैं, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी जिला अभी भी वायरल फैल रहा है। तकारीब से गुरेज करने के मशवरे की खिलाफ वर्जी के नतीजे में संतोष नगर के मादनापेट इलाके में बैक वक्त 23 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। ये तमाम अपार्टमेंट में एक बर्थडे पार्टी में शरीक हुए थे। अपार्टमेंट में मौजूद एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम ने बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया था, जिसमें अपार्टमेंट के कई अफराद शरीक हुए थे। बर्थडे पार्टी में कोरोना से मुतासर अफराद की मौजूदगी ने दूसरों को भी मुतासर कर दिया है। GHMC अहदेदारों के मुताबिक बर्थडे में शिरकत करने वाले मजीद 5 अफराद में कोरोना की अलामात पाई गई। मादनापेट को कंटेनमेंट इलाके में तब्दील कर दिया गया है, जिससे मकामी अफराद में बेचैनी पाई जाती है। एक और वाकया शहर के मंगलहाट में पेश आया है, जहां कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करने से 15 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव बरामद हुआ है। और इदारों की जानिब से इन 2 इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के 9,880 अफराद के सैंपल्स की जांच हुई है। उसमें सिर्फ 25 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रियासत में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,203 हो गई है। पिछले एक दिन में एक शख्स की मौत हुई है। इस तरह AP में मरने वालों की तादाद 50 हो गई है। 103 अफराद को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 1,433 अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। 747 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। जिला करनूल कोरोना मुतासरीन में सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर जिला गुंटूर, जिला कृष्णा तीसरे नंबर पर है। कानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जाजमू पुल गंगा 22 घंटों बाद गाड़ियों के लिए लंबी कतार खोल दी गई है। काफी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार खुल गई है। पुल खुलने के बाद गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पुल खुलने के बाद गाड़ियां जो है आगे अब बढ़ रही है, इस वक्त वहां पर कैसा मंजर है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल दोपहर से पुल बंद कर दिया गया था, उसके बाद से लगातार मजदूर जो जा रहे थे, अप्रवासी मजदूर थे, वो ट्रकों से भरकर जा रहे थे
और उनको रोक दिया गया। उन्नाव की पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के उस पुल को बंद कर दिया। उसके बाद तकरीबन 8 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जो जाजमऊ पुल से लेकर रामा देवी चौराहे तक वाहनों की कतार लग गई। उसमें हजारों मजदूर फंस गए। उसके बाद जब जिला इंतजामिया के अफसरान वहां पर पहुंचे, उसके बाद कुछ लोगों को बस से भेजा गया, लेकिन आज 22 घंटे बाद उस पुल को खोला गया, तब रेंगती हुई गाड़ियां नजर आ रही। जी मुनज्जा जी, बेहद शुक्रिया संदीप आपका तमाम तफसीलात के लिए। एक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर खजाना आज 5वें दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने राहत पैकेज के हवाले से तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कई सारे ऐलानात किए, जिनमें 40 करोड़ रुपए मनरेगा में बढ़ाए जाने का भी काबिल जिक्र है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर और इसमें 8,429 करोड़ रुपया इन बेनिफिशरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, विधवा, अपंग के लिए किया जाता है, उसमें भी 2 करोड़ 81 लाख बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया। कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग 20.5 करोड़ लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, जिसमें शहरों में भी 2 करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं। इसमें 40 करोड़ 54 लाख ट्रांसफर्स करके कुल 20,267 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड 2 करोड़ 20 लाख बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो। तो गैस सिलेंडर भी दिया है। ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी। और ऐसे 12 लाख लोगों ने ईपीएफओ में से अपने 3,360 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में निकालने का काम किया। ये सब कदम उस दिशा में है ताकि संकट की घड़ी में भारत के किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल ना आए। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही हों, लेकिन प्रयासों में कोई कमी आगे भी नहीं छोड़ी जाएगी। बीजेपी रहनुमा हाजी अरफाज शेख ने महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ान का महीना इख्तिताम पजीर हो रहा है। तमाम मुसलमान ईद की नमाज को लेकर कशमकश में है। इस तरह पीपीई किट पहनकर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को मैंने एक पत्र लिखा और उनको कहा कि साहब मैं एक ऐसा सुझाव देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और सभी मुस्लिम मंत्रियों ने, सभी मुस्लिम लीडरों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये करना चाहिए कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है पीपी किट पहन के, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, वो अपना बचाव कर सकता है। अगर कोई मरीज जिसकी डेथ हो जाती है तो वो मरीज को छोड़ने के लिए वो जो लोग डॉक्टर्स वगैरह जो टीम जाती है कब्रिस्तान तक जाती है, वो पीपी किट पहन के जा सकती है। इसका मतलब पीपी किट पहनने से वो उसको सेफ्टी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो अपना बचाव कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस साल महाराष्ट्र का मुसलमान, देश का मुसलमान, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि इस साल मुसलमान पठानी सूट नहीं पहनेगा, पीपी किट पहनेगा, क्योंकि ईद में नया कपड़ा पहनना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी नमाज पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने हमको पीपी किट के अंदर, हमको महाराष्ट्र के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी हटा।
लॉकडाउन के हालात में कर्नाटक वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। बेंगलुरु में चंद समाजी कारकुनों ने कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदा करें या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दें। इन समाजी कारकुनों ने कहा कि तवील लॉकडाउन के सबब मिल्लत का एक बड़ा तबका बेहद परेशान है, लेकिन वक्फ के चेयरमैन और मेंबर खामोश बैठे हुए हैं। वक्फ इदारों को चाहे कि वो बड़े पैमाने पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। वक्फ की आमदनी से मिल्लत को दरपेश संगीन माशी मसाइल हल करें। वक्फ बोर्ड से जितने भी जो इदारों से जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं या वक्फ बोर्ड में जो बैलेंस अमाउंट है वो कौम पे खर्च कर रहे हैं बोल रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं हमें तो अभी तक तो नहीं देखा। लेकिन ये कि ये वक्फ की जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की अमानत है। ये अमानत का जो जरिया बने यूसुफ साहब को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए, वो सीईओ आया, वो सर्कुलर पास कर दिया, ये देखे नहीं हमने दे दिया बोले तो क्या जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी लेके कौम को नुकसान करने से बेहतर है रीजन दे दो। नहीं इधर है क्या है बोले तो ये वफ जो है जो वफ करती हैं, जो वफ को प्रॉपर्टीज जो लोग करती हैं वो आपको यतीमा बेवायाँ जो यतीमा रहती हैं उनके वास्ते है पैसा। तो जब तुम्हें गरीब जो यतीमा सब वैसे हालत में वैसी मुश्किल हालत में जब तुम्हें अब भी नहीं दिया तो फायदा क्या वफ को। मुश्किल से भरा हुआ है ये वक्त। जी हाँ, बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, या तो कहीं कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हमारा मुल्क। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अकेला नहीं लड़ रहा है। सब्र और एहतियात के साथ पूरा मुल्क इस परेशानी से लड़ रहा है और इंसानियत को बचाने की इस जंग में रिलायंस ग्रुप भी आपके साथ खड़ा है। भरोसा रखिए, कोरोना वायरस की इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा। हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।